ये वीडियो मेरी कोहिनूर की एक पूरी सीरीज है। उस सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कोहिनूर का एक पॉसिबल कनेक्शन है भारत के एक बहुत पुराने रत्न के साथ जिसका नाम है सामंतका। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इतने 100 सालों तक होते 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 फाइनली ये जो एक आभूषण है ये फाइनली पहुंचा मुगलों के हाथों। कहानी शुरू होती है अप्रैल साल 1526 से। इस महीने में भारत के उत्तरी हिस्से से एक अफगानी इंसान जिसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर, वो भारत पे हमला करने के लिए आया। इसका सामना हुआ उस समय भारत के जो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। उनके साथ पानीपत में इनका सामना हुआ और इस प्रकार इन दोनों के बीच जो भिड़ंत हुई इसको हम आज कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाबर अपने साथ इस लड़ाई में कुछ नया मिलिट्री इक्विपमेंट लेके आए, जैसे कि कैनन्स यानी तोप और मस्केट्स, और इनका उत्तरी भारत में लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस लड़ाई में हालांकि बाबर छोटी आर्मी लेके आया था, फिर भी उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली पहुंचकर इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। बाबर के साथ उसका बेटा हुमायूं भी था और उसने भी भारत के उत्तरी हिस्से में दिल्ली के आसपास के रीजन्स को कैप्चर करने के लिए बाबर की मदद की। बाबर ने इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, पर इसके अलावा बाबर एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, वो ये है कि ये इकलौता एक ऐसा बड़ा शासक है जिसने एक डायरी लिखी थी, एक खुद के लिए बुक लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में इसने सब कुछ लिखा है, अपना उसके जो विचार है प्यार मोहब्बत के बारे में, लड़ाई के बारे में, किस तरह का अफीम उसको पसंद है, किस तरह का वाइन, अलग अलग तरह का वाइन जो उसने टेस्ट किया था, और उसने लिखा है हीरो के बारे में। इसी किताब में उसने जिक्र किया है कि जब उसका बेटा हुमायूं जब आगरा गया और आगरा को उसने कैप्चर किया तो उस समय आगरा में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत की फैमिली थी। तो जब उनको कैप्चर किया हुमायूं ने तो फैमिली ने उनको उपहार देने के लिए उनको ऑफर किया एक बहुत सारा कलेक्शन ऑफ ज्वेल्स, बहुत सारे उसमें आभूषण थे, वो उन्होंने हुमायूं को जब गिफ्ट किया तो उसमें हुमायूं ने देखा कि एक हीरा जो है वो काफी बड़ा है और इसी हीरे को बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि शायद वही हीरा होगा जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। तो उसने इस बात का जिक्र किया कि शायद से अलाउद्दीन खिलजी का जो हीरा है क्या वही हीरा ये वाला है, और उसी हीरे को आज हम समझते हैं कि शायद यही ओरिजिनल कोहिनूर था। इस हीरे को डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने यह भी लिखा है कि ये इतना बड़ा और इतना चमकदार हीरा है कि पूरी दुनिया को अगर आप ले लें, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको आप खाना खिलाओ तो 2.5 दिन तक पूरी दुनिया खाना खा लेगी, इतना पैसा बना सकता है ये हीरा। इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है। हालांकि उस समय भारत में और भी बहुत सारे बड़े बड़े हीरे थे, और ये तो सिर्फ भारत के उत्तरी हिस्से की बात है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था वहां तो और हीरे, वहीं से तो हीरे आते थे सारे, तो उस समय बहुत बड़े बड़े हीरे थे। तो ये कहना मुश्किल है कि ये वही एग्जैक्टली कोहिनूर है, बट हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में यही एक रेफरेंस है जो जिसको हम कोहिनूर के साथ जोड़ते हैं। बाबरनामा में बाबर ने अपनी बहुत सारी चीजें लिखी हैं और साथ में यह भी लिखा है कि उसका जो बेटा है हुमायूं, हालांकि वो बहुत बहादुर है और बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो बहुत आलसी है, बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है और उसमें एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है वो। और यह बात आगे सही भी साबित होती है। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और 1530 में, सिर्फ 4 साल के बाद, इससे पहले कि वो मुगल साम्राज्य को बढ़ा पाता, बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मौत के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा और 1530 से लेके 1540 तक ही सिर्फ 10 साल में वो इतना नेग्लिजेंट था हुमायूं कि उसने अपने मिलिट्री के एंगल से अपनी अंपायर पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ 10 साल के अंदर उसके ऊपर हमला हुआ और फिर उसको भागना पड़ा इस जगह से। और ऐसा भागा वो कि अपने बीवी और बच्चों को इंडिया में छोड़ के चला गया। हुमायूं के पास अपने साथ रखने के लिए सिर्फ एक चीज थी और वो थे जो आगरा से उसने जो हीरे जवाहरात उसको मिले थे, बस वही उसके पास था और उसको लेके वो भागा और वो गया पर्शिया की तरफ। बट रास्ते में उसका एक सेवक था जिसका नाम था जौहर। उसने अपनी एक डायरी में डिस्क्राइब किया है कि उनके जो मालिक हैं वो, उनके पास एक ज्वेल्स का, बहुत एक्सपेंसिव ज्वेल्स का एक कलेक्शन है जिसको वो एक पाउच में डाल के हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं। तो एक दिन हुमायूं कभी आराम से जब नहा रहे थे तो नहाते समय उन्होंने अपने साइड में रख दिया पाउच को। तो पहली चीज तो यही थोड़ी लापरवाही है
कि अगर आप नहा रहे हो, आप नहाने के लिए अंदर गए हो तो बाहर तो नहीं रखना चाहिए, कोई लेके चला जाएगा। बट फिर भी उसने वो किया क्योंकि वो इतना नेग्लिजेंट था। और नहाने के बाद वो चला गया उठ के, उसने देखा ही नहीं कि पीछे उसके पास पाउच रखा हुआ था एक। तो जौहर, उसका जो सेवक था वो भाई ईमानदार था, उसने देखा कि ये पाउच यहाँ छोड़ा हुआ है, तो वो पाउच उसने अपने पास रखा और फिर वो हुमायूं के पास गया जो ऑलरेडी घोड़े पे था। घोड़े पे उसका जो पूरा, उसके साथ जो लोग थे वो चल रहे थे आगे। तो घोड़े से जौहर उसके पास पहुंचा और उसने बोला, अरे मालिक आप ये छोड़ के चले गए थे आपका पाउच। तो जब हुमायूं ने वो पाउच देखा उसने बोला, अरे ये तूने मेरे लिए इतना बड़ा मेरे पे एहसान किया है कि अगर ये मेरे से गुम हो जाता तो मैं जो पर्शिया जा रहा हूं वो मेरा पर्शिया जाना पूरी तरह नुकसान हो जाता। और वो इसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि पर्शिया में वो एक दूसरे राजा से मिलने जा रहा था और इन जो उसके पास ये जो कलेक्शन था हीरे जवाहरात का, उसको दे के ही वो राजा को अट्रैक्ट करने वाला था अपने ऑफर के लिए। इसीलिए सच में हुमायूं के लिए इन हीरो की बेहद बहुत ज्यादा कीमत थी। पर्शिया में साफविद एम्परर था शाह तामस्प, उसके पास हुमायूं पहुंचा और उसको बोला कि आप मुझे शरण दो और मेरी हेल्प करो क्योंकि मुझे भाग के आना पड़ा इंडिया से। तो शुरू में तो बहुत अच्छा वेलकम किया शाह ने उसका और बोला कि आप, तुम्हारा स्वागत है। बट उसकी नजर पड़ी फिर हुमायूं के उस ज्वेल के कलेक्शन पे और उसको लगा कि इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर ज्वेल्स हैं। और ये बात हुमायूं भी देख रहा था और हुमायूं एक्चुअली प्लान ही उसने ये किया था कि मैं इन्हीं हीरे जवाहरात से उसको ललचाऊंगा। तो फिर एक दिन हुमायूं ने अपने एक सेवक को बुलाया और सारे जो ज्वेल्स थे उनको उन्होंने एक साथ रखा, एक ट्रे में रखा और जो सबसे बड़ा जो उसके पास डायमंड था जिसका जिक्र बाबरनामा में बाबर ने किया है वो उसने ट्रे में रखा और बोला कि जाओ इसको शाह को देके आओ और उनको बोलो कि मैं आपका सेवक हूं और ये मैं आपको अपनी तरफ से तोहफा देता हूं। तो जब वो उसके पास पहुंचा शाह के पास तो उसने देखा और उसको भी दिखाई पड़ा कि एक बड़ा सा डायमंड है जो मतलब अनयूजुअली बड़ा है, डायमंड जितने बड़े नहीं होते थे। तो उसको देख के लगा ये इतना बड़ा डायमंड कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसको डाउट हुआ कि ये एक्चुअल डायमंड है कि नहीं और इसकी सच में इतनी वैल्यू है कि नहीं। तो उसने अपना जो उसका जौहरी था उसको उसने बुलाया और जब जौहरी ने देखा तो वो भी चकाचौंध रह गया कि इतना बड़ा डायमंड कैसे हो सकता है। उसने उसको बहुत डिफरेंट तरह से एनालाइज किया अलग अलग एंगल पे और उसको जब उसने अपना पूरा एग्जामिन कर लिया तो जौहरी ने कहा कि भाई ये डायमंड सच में एक्चुअल डायमंड है और ये इतना बड़ा डायमंड है कि मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, इतना बड़ा डायमंड है ये सुन के शाह तो खुश हो गए कि सच में भाई इसको तो बहुत बड़ा कुछ मिल गया। और उसने बोला ठीक है, अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए, अपनी खुशी दिखाने के लिए उसने हुमायूं को अपनी कैवलरी की एक यूनिट दी, मतलब घुड़सवारों की यूनिट दी और उन्हीं घुड़सवारों को यूज करके वापस बाबर आया भारत और उसने भारत पे हमला किया और वापस अपनी गद्दी हासिल की। परंतु इसके कुछ ही समय के बाद शाह को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि उनको ये डायमंड नहीं चाहिए और इसीलिए उन्होंने ये डायमंड भेजा अपने एक एलाय, अपने एक दोस्त के पास भारत में, जो समय डेक्कन के एक रूलर्स में से एक थे, वो थे निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। तो निजाम शाह को उन्होंने ये भेजा अपनी तरफ से तोहफा और बोला कि ये मेरी दोस्ती का एक तोहफा है और आपको कभी भी मेरी जरूरत होगी या मेरे फोर्सेस की जरूरत होगी तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। अपने एक मंत्री को, अपने एक मैसेंजर को उन्होंने ये इतना कीमती हीरा हाथ में पकड़ाया और ये लेटर उनको देके उस मंत्री को भेज दिया। इस मैसेंजर का नाम था मेहतार जमाल और एक सडनली उसके हाथ में एक लेटर था और इतना बड़ा डायमंड जो उसने भी कभी देखा नहीं था। तो मेहतार जमाल पहुंचा किसी तरह से, तो उसने अहमदनगर के निजाम शाह के पास ये लेटर पहुंचाया, बट लेटर के साथ वो डायमंड नहीं था और इस प्रकार शाह के हाथ से डायमंड निकल तो गया बट निजाम शाह के पास ये डायमंड नहीं पहुंचा, कहीं बीच में ही गायब हो गया। और इस पॉइंट पे ये जो हीरा है इसका हिस्टोरिकल डेटा हम फिर से लूज कर देते हैं। कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि मेहतार जमाल ने जो अपने पास वो डायमंड रखा और उसने पहुंचाया नहीं निजाम शाह के पास, वो डायमंड फिर उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। और इसीलिए ये जो बाबर का जो डायमंड है जो उसने डिस्क्राइब किया था बाबरनामा में, वो वापस हिस्ट्री से गायब हो गया। परंतु एक बार फिर से एक बड़े से डायमंड ने, जिसको हम कोहिनूर मानते हैं, उसने एंट्री की मुगल खजाने में एक जनरेशन के बाद। बट अगर ये डायमंड सच में गायब हो गया था तो कैसे ये वापस मुगलों के हाथ लगा, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। कोहिनूर की अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, उसका नाम है कोहिनूर
उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।